लड़की, तुम हो प्यारी सी मुस्कान, 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 मुस्कान। हेलो एवरीवन, मैं हूं सतनाम कौर। मैं हूँ राज सिंह वर्मा। आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम मुस्कान में। दोस्तों, आप सभी ने एक मुजला बहुत आम सुना होगा अपने रिश्तेदारों से कि एक बार लड़की की शादी हो जाए तो हम समझो गंगा नहा लिए। ये मुजला आम हमें अपने रिश्तेदारों से और आसपास सुनाई देता है। हमारे समाज में लड़की जैसे ही पैदा होती है उसकी शादी की चिंता शुरू हो जाती है और ये प्रेशर लड़कियों के ऊपर आम देखा जाता है। क्यों राज? बिल्कुल सही बात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, हाउ टू हैंडल मैरिज प्रेशर। सामान्यतः परिवार और समाज की तरफ से शादी का दबाव 18 की उम्र से शुरू होता है और 30 की उम्र तक आते आते और ही प्रबल हो जाता है। कहीं न कहीं हम सभी इस दबाव के अनुभवी रहे हैं। इस उम्र के दौरान हमारे घर वाले और संबंध संपर्क में आने वाले लगभग सभी लोग हमें शादी कर लेने की सलाह देने लगते हैं। शादी के लिए उम्र की सीमा तय कर दी जाती है। कभी कभी तो यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि यह लड़के लड़कियों के लिए तनाव और चिंता का कारण बन जाता है। लड़कियों पर तो यह दबाव अपेक्षाकृत और भी अधिक होता है, क्योंकि लड़कियों के कांधों पर वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी होती है। इसी बात का हवाला देते हुए लड़कियों को जल्दी शादी करने पर मजबूर किया जाता है। कुछ मामलों में तो ऐसा भी होता है कि दबाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उससे मुक्त होने के लिए लड़कियां जल्दी शादी कर लेती हैं, जिसके निराशाजनक परिणाम उन्हें बाद में झेलने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना सही मैच ढूंढने का समय ही नहीं लिया। ऐसे गंभीर परिणामों से बचने के लिए यह जरूरी है कि पहले हम खुद से पूछें कि क्या हम सच में शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। स्वयं से ईमानदार रहना बेहद जरूरी है। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें और खुद को समय दें। परिवार के प्रेशर से घबराने की बजाय उनसे बात करें और उन्हें अपनी मानसिक दशा बताएं। तो आज का जो टॉपिक है उसे डिस्कस करने के लिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत महिलाएं हैं। मेरे बाईं ओर है बीके करमजीत संधू जी, बीके डॉक्टर सविता जी, अलका जायसवाल, भारती नायक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे अलका जायसवाल से, आप मैरिजेबल एज से गुजर रही हैं, तो आई एम श्योर करंट सिचुएशन में आप प्रेशर हैंडल कर रही होंगी। तो उस प्रेशर को आप ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि कैसे हैंडल कर रहे हैं और किस तरह के प्रेशर आपके ऊपर आ रहे हैं। लेकिन आपका जवाब जानने से पहले हम जानते हैं इनकी लाइफ की जर्नी अभी तक की। मिस अलका जायसवाल ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। लगभग 5 सालों से आप न सिर्फ एक सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हैं, बल्कि एक लाइफ कोच भी। आपने अब तक 7000 से भी अधिक लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया है और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखाया है। आप ट्रेन रूट सर्विसेज की फाउंडर हैं और वर्तमान समय इसी कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। ऐसा नहीं कि मैरिजेबल एज पे पहुंच गए इसलिए प्रेशर है। दिस प्रेशर स्टार्टेड व्हेन आई वाज 12-13 कि आप प्यूबर्टी हिट कर चुके हो, तो उसके बाद आप इस वे में बैठो, इस वे में खड़े हो, इस वे में चलो, ये लाइफस्टाइल फॉलो करो, ऐसा करो, वरना ससुराल में जाके नाम खराब हो जाएगा। सो ये वहाँ से वो कंडीशनिंग शुरू होती है। एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दे वर लाइक
फिर इतना पढ़ा लिखा लड़का कहाँ से लाएंगे आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है तो. बट देन माई फादर वॉज ओके, चलो कर लेते हैं. सो आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल. उसके बाद एक फेज़ आया जब उन्होंने मुझसे क्लियरली कहा दैट यू नो नाउ वी हैव सीन अ गाय, उसका ये पैकेज है, ये फैमिली है एंड यू हैव टू मीट हिम. आई वॉज लाइक ठीक है पैकेज तो है, बट वेन हाउ इज दैट गाय? I don't want to know the materialistic things, but I want to know the person, the kind of a person he is. तो मैं जब उससे मिली, no doubt earning very well educated, high class family, everything was very good. But when I sat with him on the coffee table, I realized उसको ना basic लोगों की respect करना नहीं आता. Maybe that ego is more or something. एंड देन जैसे कि ही लाइक यू नो मुझे एक दिन पहले पता चला था दैट आई हैव टू मीट द नेक्स्ट डे, और उस वक्त मैं जॉब नहीं करती थी तो इतना सैलून जाना एंड ऑल मैं नहीं करती थी. सो उसने बहुत बारीकी से जैसे ऑब्जर्व किया. इज़ लाइक ओ आपने आईब्रोज नहीं बनाए, ओ आपने हाथों को वैक्स नहीं किया. मतलब एज लाइक इज इट, मतलब तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है कि लड़कियाँ क्या कराती हैं और क्या नहीं कराती हैं. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. आफ्टर दैट आई वाज लाइक कि आई वांट टू परस्यू अ करियर. फर्स्ट आई वांट टू डू दैट. तो जब करियर परस्यू करा तो उसमें भी 2-3 साल बाद वापस एक प्रेशर आया. 25 इज़ द मैक्सिमम रेट हमारे घर में. मतलब लाइक लड़कियों की शादियाँ 18-19 मैक्स और लड़कों की 25. दैट्स हाउ इट इज़. सो इज़ लाइक अब तो लड़कों वाली भी तुम्हारे हम मैक्सिमम कंसिडर कर चुके हैं. सो प्लीज़ गेट मैरिड. सो आई सेड ओके आई विल डिसाइड whom I want to get married to, you will not decide. तो मैंने कहा बाहर मिलूंगी मैं उसको. सो आई मेट हिम, वी वर स्पीकिंग. तो ही स्टेज इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. सो इज़ लाइक शहर में रहने का खर्चा XYZ इतना टोटल होता है, आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे? आई एम लाइक इफ दैट इज द केस, इन दैट केस यू शुड हैव अ गाय विथ यू, स्टेइंग विथ यू. उसके साथ आप रेंट, अकोमोडेशन और सारा खर्चा निपटा सकते हो. व्हाई आर यू आस्किंग मी टू जॉइन यू फॉर दैट? एंड आफ्टर दैट इट हैपेंड सो के you know I realized that the guy wanted कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ आप वीकेंड पे बैठ के शराब पी सको, सिगरेट स्मोक कर सको एंड एंजॉय कर सको. और उसके पेरेंट्स ऐसे थे कि लड़की साड़ी पहन कर होनी चाहिए ऑल द टाइम. Oh my God. एंड आई एम लाइक क्या किसको यू नो किसको प्रायोरिटाइज करूं, किसको खुश करूं? I can't be two people at one point of time. So I said no, this cannot happen. Post that it happened so that I was very I'm into training industry. So how to work on my increasing mind power, I was doing the research. So I came across a video of Ranveer Allahabadiya, the beer bicep जिसका channel है YouTube पे. तो he was talking about brahmacharya, like he was following it. मतलब like he had 2 lives, with brahmacharya and without brahmacharya. So he was telling that when you follow brahmacharya आपका mind power इतना strong हो जाता है, you think and you get it. But luckily I got a chance, I encountered a person. तो actually उसका जब call आया first time I was like maybe I'm not interested. But then जब बात हुई, within first 5 minutes I realized he is somebody who wants to follow celibacy. He is somebody who never wants to have kid. So I was like चलो मेरा clear हो गया जो मुझे चाहिए. I will go ahead with this. I met that guy. Then उसने बहुत first meeting में बहुत clear कर दिया था he has skin psoriasis. तो he showed me, उसने अपना sleeve ऊपर करके दिखाया कि this is the thing, and I apply a lot of ointment entire day 3 to 4 times, and that is the reason I don't want to get into a physical relationship with anybody. I don't feel comfortable. I said it's okay, even I don't want to get into this. And then जब वो बातें हुई, I realized we were more like good friends together. We had that mental connect. And after 5-6 months of talking and understanding each other, we decided कि अब parents को बोल सकते हैं कि we want to go ahead with the marriage. Happened so कि COVID आया. COVID में I stayed alone. पूरा for 2 years. And मुझे डेंगू हुआ उस दौरान, टाइफाइड भी हुआ, कोविड भी हुआ. And I was able to take care of myself. तो वो जो पेरेंट्स का था ना कि खर्चा कैसे चलाओगे, आई एम अर्निंग, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, बीमार हो जाओगे, आई कुड डू इट. तो मेरे पापा थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस उसके बाद कि हाँ ये अकेले रह के कर सकती है. सो अब वो पापा की तरफ से तो नहीं आता, बट वन ऑफ माई कजिन्स ही रिसेंटली गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 26. ही इज अ मेल.
तो देन मम्मी का थोड़ा बहुत आ जाता है कि तुम भी देख लो, तो वो मुझे पता है वो थोड़ा एक वेव की तरह है, आएगा और थोड़ी देर बाद चला जाएगा, तो मैं शांत रहती हूँ। राइट। तो And- पेरेंट्स कहीं ना कहीं सोसाइटी से समझते हैं हमारी बात को, लेकिन वो सोसाइटल प्रेशर में भी आ बहुत जाते ज़्यादा, हैं। बहुत ज़्यादा। हम्म। तो वो चीज़ें होती हैं एंड आई हैव रियल, और फिर उनका ये क्वेश्चन आता है कि अब तो तुम कर ले रही हो, यंग हो, बुढ़ापे में तुम्हें कौन देखेगा? हाँ, लेटर दिस इज द क्वेश्चन आई कैन नॉट आंसर, आई डोंट नो हाउ टू आंसर। Right. एंड देन वो जब वो प्रेशर आता है ना, देन आई एम लाइक आई स्विच ऑफ माई फोन फॉर सम टाइम और आई डोंट टॉक टू देम फॉर couple of days. एंड ऐसा भी है दैट माई पेरेंट्स दे स्टे इन अदर सिटी, आई एम स्टेइंग इन अदर सिटी, आई एम नॉट स्टेइंग विद देम, क्योंकि Okay. अगर मैं रहूंगी तो वो सोसाइटी का प्रेशर मुझ पर डायरेक्ट आएगा। And I don't want to take that. So I'm very happy, independent, earning, and I feel that I'm complete. I Right. don't need a man to complete me. राइट। मतलब आपने पेरेंटल प्रेशर भी हैंडल कर लिया, आपने सोसाइटल प्रेशर भी हैंडल कर लिया, अब जो प्रेशर आ रहा है वो अंदर से आ रहा है अबाउट फ्यूचर, Yeah. कि आगे का क्या होगा। Exactly. सो यहीं पर अभी मैं बात करना चाहूँगी, एज फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है जब हम शादी करते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए। अभी गवर्नमेंट ने भी एज के ऊपर पहले 18 साल तक शादी की उम्र थी, अभी उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया है। तो क्या एक एज शादी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है या एक राइट समझ इम्पॉर्टेंट होती है? तो मैं यहाँ पर हमारे साथ हैं लाइफ कोच भारती नायक जी, तो पहले उनसे हम थोड़ा सा परिचय लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं और फिर इस क्वेश्चन के जवाब पे उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। भारती नायक एक लाइफ कोच हैं, जिनका मानना है कि एक बीज भी अपने शेल से खुद को पुश करने के बाद ही अंकुरित होता है। इसी तरह हमें भी जीवन में सफल होने के लिए अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। वो कहती हैं कि एक शब्द जो उनके पूरे जीवन को परिभाषित कर सकता है वो है परिवर्तन। आपने अपने जीवन में कई बदलाव देखे हैं और बहुत संघर्ष किया है। आप एक सर्जन बनना चाहती थी, हालांकि आपको अपना सपना छोड़ना पड़ा क्योंकि 19 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई और आपको कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन यह रिश्ता लंबा नहीं चला और आपको 24 साल की उम्र में इससे बाहर निकलना पड़ा। आपने खुद को कॉलेज में फिर से नामांकित किया और स्वर्ण पदक के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। भारती जी कहती हैं कि 7 साल के एजुकेशन गैप के बाद नई पीढ़ी के साथ एडजस्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिलीज स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजिस्ट और लाइफ कोच हैं। आपने कई देशों की यात्रा की है और पिछले 17 वर्षों से इस क्षेत्र में हैं। कभी आपने इमेजिन किया है कि आप एक जगह खड़े हो और आपके आसपास 4 दीवारी है और वो 4 दीवारी के बिल्कुल बीच में आप खड़े हो, जहाँ पे आपको ना कोई दरवाज़ा दिख रहा है, ना आपको कोई खिड़की दिख रही है, और आप ढूंढ रहे हो कि वो दरवाज़ा कहाँ है, वो खिड़की कहाँ है। और कभी दौड़ के आप इस तरफ जाते हो तो आपको लगता है कि अरे ये दीवार शायद मेरे पास आ रही है। जब आप कभी इस तरफ दौड़ के जाते हो तो आपको लगता है शायद यहाँ से ये दीवार मेरे पास आ रही है। कभी आप बीच में खड़े होते हो तो लगता है शायद ऊपर की पूरी सीलिंग मेरे पर धीरे धीरे आ रही है। कभी आपको लगता है कि आपके पेट में वो एक अजीब सी चूक आ रही है, एक घुटन महसूस हो रही है। शायद कोई मुंह में उंगली डाल के आपसे बुलवा रहा है, से यस। शायद ऐसा ही कुछ प्रेशर मुझे फील हुआ when I was 18 and I had to say yes for the marriage। और ऐसे बहुत हज़ारों लड़कियां हैं जो ये प्रेशर से गुज़रती हैं। You can't imagine कि उनकी इच्छाएं क्या है, उनको क्या करना है लाइफ में। उनको पढ़ना है, उनकी क्यूरोसिटी है, उनको दुनिया देखनी है, उनको जानना है, समझना है, शायद अपने आप पे खड़े होके देखना है। एक बार देख तो लें, क्या मैं खुद को संभाल सकती हूँ या नहीं, क्या मैं उस काबिल हूँ या नहीं। पर 18 साल में वो प्रेशर, और वो प्रेशर से जब आप निकलते हैं
तो आपको लगता है कि चलो यही शायद दुनिया है, और यही प्रेशर के साथ मैंने भी अपनी लाइफ आगे बढ़ाई। एक बैड रिलेशनशिप, 6 साल लग गए वो डिसीजन लेने में। जब मैं वापस आई तो वो प्रेशर तो वही था, पर उसका नेचर चेंज हो गया था। अब प्रेशर था कि अरे तुम एक बच्ची के साथ वापस आई हो, अब तुम्हें शादी करनी चाहिए, दोबारा सेटल हो जाओ, बच्ची के साथ रहो नहीं रहो पर दोबारा शादी ज़रूर करना। सो एक अलग समाज का प्रेशर, पेरेंट्स की चिंताएं कि ये कैसे करेगी, कैसे अपने आप को संभालेगी। सो ऐसे प्रेशर्स से जब आप गुजरते हो और जब आप वो दुनिया को देखते हो कि मुझे क्या करना है लाइफ में आगे, सो ऐसे कई सवाल थे मेरे पास, और शायद इसीलिए मैंने ये रास्ता चूज़ किया कि मुझे ऐसी ऐसी लाइव्स, ऐसे औरतों को हेल्प करना है जो शायद इस प्रेशर से जा रही हैं पर कह नहीं पा रही हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये किस तरह से मैं हैंडल करूं, किस तरह से मैं डील करूं। और ऐसे हज़ारों पार्टिसिपेंट्स, स्पेशली जो रिलेशनशिप के लिए आए, औरतें जो आईं बात करने के लिए। सो आई रिमेंबर वन सच एग्जाम्पल। लेट 30s में एक बहुत ही सुंदर एक लड़की मेरे पास आई, जर्मनी से, वेरी वेल एजुकेटेड एंड अ सेल्स हेड इन अ जर्मन कंपनी। वो आई मेरे पास और एक कोर्स कर रही थी। बात करते करते उसने मुझे कहा कि आई एम नॉट मैरिड बट आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, और मुझे एक अच्छा कंपेनियन चाहिए। सो मैंने कहा तुम इतनी सुंदर हो, एजुकेटेड हो, कमा रही हो, यू आर अ सेल्स हेड ऑफ अ कंपनी, यू कैन डेफिनेटली गेट अ नाइस पर्सन। हाँ, पर अभी तक कोई मिला नहीं। सो जब मैंने थोड़ा और उसके जो थॉट्स हैं, उसका जो विचार है, वो जब जाना, तब पता चला दैट शी गेव मी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन सिचुएशन। मैंने उससे पूछा कि आर यू रेडी टू शेयर योर लाइफ विथ समबडी। क्योंकि जब आप शादी करते हो, जब आप किसी के साथ कंपेनियनशिप में आते हो, सो इट इज़ नॉट जस्ट साइनिंग अ पेपर या फिर आप 4 फेरे ले लिए। इट इज़ होल लाइफ जो आप शेयर करते हो। वो हर एक छोटी से छोटी चीज़, हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ आप शेयर करते हो। आर यू रेडी फॉर दैट? सो उसका एक एग्जाम्पल था, मुझे मेरा रूम मेरी तरह से चाहिए। आई लाइक कि मैं बेड पे अकेले सोती हूँ, मेरा एक अलग से वार्डरोब है जहाँ मेरे कपड़े होते हैं, कोई इसको छेड़ता है मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मुझे मेरा स्पेस चाहिए। सो उसने इतनी सारी बातें बताई और मैंने सिर्फ उसे वही सवाल पूछा। अब यहाँ पे इमेजिन करो कोई आपके साथ है, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू लिव एंड शेयर दोज थिंग्स? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट शेयरिंग थिंग्स, it's about sharing your happiness, your joy, sharing your sadness, your inner concerns, your problems, pain, your yeah. problems, challenges. कई बार होता है आप रिएक्टिव होते हो तो आपका एंगर, बहुत सारी चीज़ें जो आप शेयर करते हैं, and it is mutual. Are you ready for that? So when I started dealing with all such cases, I realized that it's not about age. It is more about how much compatible you are, how much ready you are to understand this marriage institution, to understand how much I am ready to have a companion in my life. And as a parent, I have 2 daughters, and the elder one, she's 24. Absolutely, if I look at from the society norms, yes, she's marriageable. And as parents, हमको काफ़ी प्रेशर आया हमारे रिलेटिव्स, हमारे सोसाइटी से। नहीं ना बोलते बोलते हम शायद थक गए, बट वो रिश्ते आने लगे एट द एज ऑफ 16। वो 16 की थी और रिश्ते आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। एंड विद अ हम्बलनेस वी यूज्ड टू से शी इज़ स्टडिंग, शी इज़ नॉट रेडी। एज पेरेंट्स हम लोग ने एक ओपन एंड कंफर्टेबल
एनवायरनमेंट दिया हमारे बच्चों को, और हमने वही बोला कि हम डिस्कस करते हैं, लेट्स सेट आपको क्या करना है. एंड आई वुड लाइक टू कोट हियर दैट वेरी ब्यूटिफुली माई डॉटर सेड, जब तक मैं खुद को समझ नहीं पाई हूँ, मैं किसी और को कैसे समझूंगी. सो मुझे वो मौका, मुझे वो टाइम चाहिए. Right. ब्यूटीफुल. Very true. भारती जी, आपने बहुत अच्छा शेयर किया. जब तक मैं अपने आप को समझ नहीं पाई, यू नो, दिस इज अ ब्यूटीफुल माइंडसेट. और आपने कुछ अच्छे चीज़ें हाईलाइट की कि कंपैटिबिलिटी इज सो इम्पोर्टेंट. साइकोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी, सिनर्जी जब तक नहीं हो. तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैरिज प्रेशर दोनों पे रहता है, आई एग्री, पर ज़्यादा महिलाओं को फेस करना पड़ता है, बिकॉज एज फैक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व, फिजिकल फैक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व. बहुत बार प्रेशर आता है कि ठीक है तुम्हें अपने हिसाब से नहीं मिल रहा है, पर बच्चे कब करोगी. ट्रू ट्रू ट्रू. तो हम जानेंगे हमारी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर करमजीत संधू जी से कि ये फिजिकल इश्यूज जो आ रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर, स्पेशली मैरिज प्रेशर, उसको कैसे डील करना चाहिए. लेकिन ये जानने से पहले आइए जानते हैं हमारी सिस्टर का आज तक का सफर. पंजाब की रहने वाली करमजीत राजयोग शिक्षिका हैं और बचपन से ही राजयोग का अभ्यास कर रही हैं. आपने विभिन्न राज्यों के स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चर्स भी दिए हैं. इसके साथ ही आपने मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस और यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी सेशंस करवाए हैं. करम इग्नाइटिंग माइंड्स में आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, माइंड ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एक्सपर्ट हैं. आप अपना वेंचर होलिस्टिक वेलनेस हब चलाती हैं, जिसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर सभी को निरोगी बनाना. आपने रोटरी में महिलाओं के जीवन के विकास के लिए कार्य किया है. साथ ही आप यूथ को भी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रहने की शिक्षा देती हैं. कोविड काल के दौरान आपने 500 से अधिक पेशेंट्स को स्वस्थ किया, वो भी बिना किसी दवा और खर्च के. First of all, I would like to highlight कि as a woman, as a female, or as a male of course, and as we are talking about women more, one needs to understand the body itself. The body जिसको लेके हम पैदा हुए हैं, उसके कुछ biological needs हैं, उसके कुछ biological factors हैं. There are so many hormones inside. तो उस सब की नॉलेज होना, एक बेसिक नॉलेज होना एक फीमेल को बहुत ज़रूरी है. एंड व्हेन वी आर अडेप्टेड इनटू इट, उसके साथ हम जब सिंक्रोनाइज होकर के चलते हैं, माइंड बॉडी एंड सोल का जब सिंक्रोनाइजेशन होता है, एंड आई एम वेल एजुकेटेड अबाउट माई बॉडी इटसेल्फ कि मुझे ये बॉडी कैसे बायोलॉजिकल नीड्स इसकी एज पर द चेंज ऑफ द एज वो चेंजेस कैसे आते हैं, अगर उसकी समझ एक फीमेल को होगी, देन शी कैन वेरी वेल हैंडल हर सेल्फ थ्रू द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. बिकॉज आपने बहुत अच्छे राइट बात कही है कि आज अगर हम देखें तो वुमेन आर स्पेशली द वेरी यंग गर्ल्स, right from the age of their 14 and 16 onwards, they are facing PCOS, PCOD and PCOS. ये Yes. बहुत common It has become very common now. very common Yeah. these days. As a medical nutritionist, मेरे पास इतने cases आते हैं young girls के and even married women and unmarried women कि they are suffering from PCOD, and उसके related फिर आगे बहुत सारे issues हो जाते हैं they are facing, and they are taking then antidepressants, they are into depression and बहुत सारे pressures they undergo through it. तो इस सिनेरियो में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में हमें कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग आई शुड अंडरस्टैंड एंड स्टडी अबाउट माई बॉडी. हमारे वेदास बहुत कुछ हमारे धरोहर है भारत की, आयुर्वेद में है, सब कुछ है जिसके थ्रू हम वो नॉलेज गैदर कर सकते हैं. देयर आर सो मैनी पीपल हु आर अवेलेबल हु गिव नॉलेज अबाउट दिस. तो जब वो नॉलेज हम लेंगे देन आई शुड नो आई कैन वेरी वेल हैंडल माई बॉडी, एंड उस केस में मदद करता है योगा, प्राणायाम एंड मैनी मोर लाइक ब्रह्मचर्य आसनास हैं. बहुत सारे ऐसे आसनास हैं दैट इफ़ अ पर्सन इज़
moving towards celibacy, he or she should know कि celibacy अगर मैं practice कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो how I need to handle my body, how my life, work and balance should be, how should be my daily routine from the getting up from the bed until I retire on the bed. तो वो सारी रूटीन, वो सारी चीज़ की जो नॉलेज है एक वेल सेटल्ड लाइफ को प्रमोट कर सकती है. तो ये वेदास का जो नॉलेज है अगर उन्हें एक्सेस करना हो कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई टिप्स हो और हमारी जो ऑडियंस है उनको देना चाहें तो दे सकेंगे आप यहाँ पे? हाँ, या श्योर. सी वेदास इन आयुर्वेद हमारे पास ऐसी बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है. इफ़ वी स्टडी अबाउट इट, अबाउट आवर ओन बॉडी, तो हमें नेचुरल है कि हर कोई कह सकता है आई एम सो मच बिजी कि मेरे पास वो नॉलेज लेने का भी वक्त नहीं है कि आई सिट डाउन एंड स्टडी दोज थिंग्स, और वो सारा जो नॉलेज हमारे पास भरपूर अवेलेबल है हम उसको गैदर कर सके. तो फॉर द वुमेन स्पेशली द टिप्स कैन बी दैट दोज हु आर एट द यंग एज, लाइक उनकी जब प्यूबर्टी की एज है, दे आर ग्रोइंग इन द ग्रोइंग फेज, तो वहाँ से ही हमें very actively we should, as per the sedentary lifestyle and as per the tech savvy होने की वजह से जैसा हमारा लाइफस्टाइल सबका हो गया है, उसमें योगा एंड प्राणायाम को अगर हम ले लेते हैं और उसे डेली प्रैक्टिस करते हैं, that would promote our health, that would even pranayam helps the growth and development of the mind. तो उस क्षण पर आकर के, उस चरण पर आकर के हम एक कंप्लीट वेलनेस को प्रमोट कर सकते हैं. जैसे कि सिस्टर ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग, जब हम खुद तैयार हैं तो हम कब तैयार होंगे, वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को कैसे लेकर आएं? या सो स्पेशली हमारी बहनें जो बहुत देर तक मैरिज ना करने का डिसीजन लेती हैं, और दोज हु आर प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी फॉर लॉन्ग, सो दे शुड हैव दैट clarity in their mind and they can practice pranayam and yogasanas every day in their life, ताकि वो अपने शरीर के अंदर जो biological changes हो रहे हैं उसको adapt कर सके, उसके साथ cope up कर सके. And pranayam also helps fight our stress and tensions जो daily life में हमें अलग अलग factors के थ्रू आती हैं. तो एवरी डे इन योर लाइफ जो हमारे बहुत सारे प्रेशर्स आ रहे हैं, लाइक वर्क लाइफ से, फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, इन रिलेशन टू मैरिजेस ऑल्सो, तो वो जो एक क्लैरिटी है, क्लैरिटी में नो डाउट देर आर मैनी अदर फैक्टर्स विच हेल्प गेट दैट क्लैरिटी, बट योगा एंड प्राणायाम ऑल्सो गिव्स द क्लैरिटी ऑफ माइंड, सो दैट कैन बी वेरी वेल प्रैक्टिस्ड. क्योंकि आज के दौर पर थायराइड, PCOD एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो यंग गर्ल्स एंड वुमेन आर फेसिंग थ्रू, ईदर बीइंग इन सेलिबेसी और गेटिंग मैरिड. तो उन चीज़ों को गेट थ्रू करने के लिए उसका जो सोल्यूशन है दैट लाइज इन मेडिटेशन एंड योगा एंड प्राणायाम. वेरी वेल सेड मैम. लेकिन क्या होता है, यहाँ पर हमने एक फिज़िकल एस्पेक्ट को भी समझ लिया है कि कुछ प्रेशर्स होते हैं जो हमें सोसाइटी से मिल रहे हैं, कुछ प्रेशर होते हैं जो इंटरनली हम सप्रेस कर रहे हैं, जिसको हम योगा के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू उसको बैलेंस कर सकते हैं. इसके ऊपर हमने कुछ जनता के व्यूज़ लिए हैं, आइए देखते हैं उनकी कुछ बाइट्स. मेरी बचपन में शादी हो गई थी, बाल विवाह का शिकार हुई, और उस टाइम में बाल विवाह होता ही था, किंतु आज भी ऐसा हो रहा है. आई थिंक हियर इन सोसाइटी पीपल थिंक अगर ये बंदा पैदा हुआ है ना तो अल्टीमेटली तो शादी कराने के लिए पैदा हुआ है. I mean, irrespective of if that person wants to get married or if that person's getting the correct partner or you know has achieved enough in life to get married. So for me, I think marriage is partially like no thing ही है, but yeah. If you find that someone जो stories में होता है once in a while तो think करा भी लेनी चाहिए, नहीं तो yeah, I would not suggest. I think मौजे करो, you know, be in serious relationships, enjoy your life, let the other person enjoy, let your family be, and yeah, that's it. For my case, I would say like मेरे पे इतना pressure था उस time. I used to get holidays from my office and I never used to go back to home. I was like नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, घर जाऊँगी तो same topic, same discussion, same रोना धोना, मुझे घर ही नहीं जाना है. So that kind of stress, I think
exist in every girl's life. वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे साथ ब्रह्म कुमारी से डॉक्टर सविता जी हैं। तो इनसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जो इंटरनल प्रेशर हमें आ रहे हैं और एक मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या मुझे राइट एज में शादी करनी चाहिए, या जब पेरेंट्स बोल रहे हैं तब शादी करूँ, या फिर एज सिस्टर सेड कि जब मैं खुद रेडी हूँ तब मैं शादी करूँ, तो वो कन्फ्यूजन से कैसे बाहर निकलूँ? तो वो जानने से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे सिस्टर की लाइफ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। राजयोगिनी डॉक्टर सविता एक राजयोग शिक्षिका है। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से वर्ष 1989 में MBBS पूरा किया। 1991 में आपने ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू ज्वाइन किया और 2000 तक अपनी ऑनररी सेवाएं दी और आपने 1990 से मानव जाति की सेवा में जीवन का पूर्ण आध्यात्मिक तरीका अपनाया। स्वस्थ जीवन शैली और ध्यान के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापक रूप से आपने यात्रा की है। आपने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, व्याख्यान दिए हैं और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। हमारे समाज में ऐसा भी है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने जीवन में ऊंचे उद्देश्य रखते हैं, हाई पर्पस हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि शादी करके केवल एक परिवार को संभालना है, ये मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन मुझे पूरे विश्व के लिए कुछ कार्य करना है या समाज सेवा करनी है। और यदि मैं शादी करती हूँ तो मुझे फैमिली को टाइम देना पड़ेगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें तो बहुत समय जाता है। तो मैं पूरा ही समय सेवा को दे पाऊँ और अपनी सेल्फ प्रोग्रेस में दे पाऊँ, उसके लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं मैरिज नहीं करूँगी। ऐसे बचपन से ही मैं ऐसे सोचती थी, लेकिन लकीली मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई और जब मैंने ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुना तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि वो पूरा ही हायर पर्पस के लिए है और हम इसमें वॉलंटरीली समर्पित हो सकते हैं और एक बैचलर लाइफ को बहुत ही सेफ्टी से हम लीड कर सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स को जब ये पता चला, एक्चुअली जब मैं मेडिकल स्टडीज़ में थी तो मेरे फाइनल ईयर में ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे। जैसे होता है कि एक एज पर आप आ गए हैं, 18 इयर्स के ऊपर हो गए हैं, तो सोसाइटी वालों के ध्यान में होता है और फिर ये देखते हैं कि लड़की का कैरियर अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, तो टाइम से मतलब अगर हम इनको अप्रोच करेंगे तो हमें ये अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो मेरे पेरेंट्स के पास भी ऐसा ही था। यहाँ तक कि जो पहला रिश्ता आया वो तो विदेश का था, लड़का विदेश में सेटल था, बहुत अच्छी फैमिली थी। तो मेरे फादर तो मतलब बहुत फर्म थे कि आप यस कर दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, अभी बीच स्टडी में मैं कैसे ये सब फाइनल करके आपको बताऊँ, पढ़ने के बाद ही मैं कुछ डिसाइड करूँगी, अभी मैं इन चीज़ों को नहीं समझ सकती। तो इस तरह से वो तो टल गया, लेकिन जैसे ही फिर फाइनल ईयर पूरा हुआ मेरा, फिर एक रिश्ता जो है वो तैयार था, वो डॉक्टर थे। तब तक मैंने फाइनल कर लिया था। पहले तक तो मेरा ये फर्म डिसीजन नहीं था कि आई एम गोइंग टू बी सरेंडर माय लाइफ एज ए ब्रह्मा कुमारी और पूरा ही मैं स्पिरिचुअल लाइफ लीड करूँगी, लेकिन तब तक मैं ये डिसीज़न ले चुकी थी कि मुझे यही करना है। तो मैंने फिर अपने फादर को बता दिया कि मदर को भी कि मेरे जीवन का ये निर्णय है और मैं शादी नहीं करूँगी। तो ये उनके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि वो मुझसे कहते थे, ऐसे उनको पता था कि मैं जाती हूँ, लेकिन इतना नहीं सोचा था उन्होंने कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊँगी। वो समझते ठीक है, अच्छी जगह है, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे संस्कार होंगे, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब मैंने यह बात कही तो उन्होंने रियली मुझे कहा कि नहीं, आप लड़की हो, सारी ज़िंदगी अकेले कैसे रहोगी, और अगर आप ऐसे रहोगी तो समाज के लोग नहीं छोड़ेंगे ना, आपको
कहते रहेंगे कुछ ना कुछ, इन सब का सामना कैसे करोगी, हमें भी सुनना पड़ेगा, आपको भी सुनना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है ना। क्या इतनी मधुरता थी बातचीत में उस समय? पिताजी को की इतनी मधुरता नहीं थी, लेकिन हमारी थी, क्योंकि आई वॉज अटैच्ड टू स्पिरिचुअलिटी, सो आई न्यू कि हाउ टू आंसर देम। तो मैंने उनको अच्छे से जवाब दिया कि नहीं, और फॉर्मली मैंने जवाब दिया कि नहीं ये मेरा फाइनल। उन्होंने कहा नहीं, सोच लो, सारी ज़िंदगी की बात है, कोई ये 1 साल 2 साल 4 साल की बात नहीं है, ये जीवन का निर्णय होता है। तो आप सोच लो कि सारी ज़िंदगी क्या आप अकेले रह पाओगी? तो फिर मैंने कहा कि हाँ, मैंने सोच लिया है, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया है आध्यात्मिकता में, जो मुझे अनुभव हुआ है, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा मनपसंद निर्णय है। और फिर उसके बाद लकीली ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आ गया यहाँ हेडक्वार्टर्स में, और इमीडिएटली मैं यहाँ मूव हो गई। और यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में मैंने यहाँ एज ए प्रोफेशनल यहाँ पे करीब 10 साल और भी ऑनररी सर्विसेज दिया। फिर मैं अपने पेरेंट्स को लेकर के आई, उनको मैंने सारा दिखाया, तो दे वर सो हैप्पी। माना आई वुड से कि वो दे वर प्राउड ऑफ मी कि मैं कोई इतना बड़ा डिसीज़न ले सकती हूँ और इतना बड़ा सेवा का कार्य कर सकती हूँ, और ये मैंने चूज़ किया है। और बाद में वो भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए, मतलब इतना उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूर ये प्रेशर हमारे ऊपर आते हैं जब एक समय आता है, लेकिन अगर हम अपने आप को समझते हैं कि मुझे अपने जीवन में क्या निर्णय लेना है, मैं क्या चाहती हूँ, ना वेदर टू मैरी और नॉट टू मैरी। अब जैसे हमने डिसीज़न लिया कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, तो आई वॉज फर्म अबाउट इट, और मुझे पता था कि यही करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मेरे लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि आई हैड दैट बिग पर्पस इन माई लाइफ। बहुत खूबसूरती से दीदी ने बताया कि विवेक किस तरह से रास्ते निकाल देता है। एक बार हम कनेक्ट हो जाते हैं किसी अच्छे ट्रांसफॉर्मर से जो हमें ट्रांसफॉर्म करे, तो विवेक से इन्होंने अपना रास्ता बहुत बखूबी निकाला, अपने आप को कहीं और प्लेस कर दिया ताकि हर रोज़ उस चीज़ को फेस न करें। फिर आस्ते आस्ते उस समय इन्होंने अपना, जितना मैंने देखा, इन्होंने अपना जो संयम है नहीं खोया। इन्होंने बड़े प्यार से हर चीज़ लॉजिकली समझाई, और एक समय आया जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये एक बहुत खूबसूरत रास्ता है। दीदी, प्रेशर तो सोसाइटी का सबका चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, लेकिन सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर आपने अपने ऊपर नहीं डाला। So those are different issues we have looked at, and it's a brilliant, insightful discussion, and I feel a lot of women who are watching it, including some men, I'm sure, She would be wants to benefited. say something. Yeah, sister. जब दो लोगों को लगता है कि वो compatible हैं and they can spend their life together, तो सोसाइटी को compromise या फिर ऐसे words नहीं यूज़ करने चाहिए। It's okay to marry who is handicapped or somebody who is having some sort of problems. It's okay to marry a divorcee, but don't get married to a wrong person. It's okay to get married to anyone, but don't get married to a wrong person. That is यहाँ पे आई वॉन्ट टू एड ऑन कि जैसे कि सिस्टर ने भी बोला कि अंदर की क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद को एक इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट वी वांट। अपने हायर पर्पस से जब हम जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों का जजमेंट, समाज क्या बोल रहा है, वो हमें इतना इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो अंदर की क्लैरिटी पे काम करें और क्लियर हो कि हमें शादी करनी है और फिर कैसे करनी है। पेरेंट्स को मनाना है तो उसका भी एक तरीका है कि कैसे उन्हें कन्विंस करना चाहिए। एंड लव इज़ द आंसर फॉर एवरीथिंग। तो मुझे लगता है जब पहले अंदर क्लियरिटी आ जाएगी तो फिर बाहर उस चीज़ को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि एज को जो है इसको निकाल दे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो बेटियां हैं उनको ही जाके वहाँ एडजस्ट करना है, उन्हें ही उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी कि वो थोड़ा ट्रस्ट करें अपने बच्चों को, वो भरोसा दे और उन्हें गाइड करें, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड ना करें, उन्हें गाइड करें और उन्हें वो पावर दे ताकि वो अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले सके। राइट? इस शो के ज़रिए हम सभी से अपील करते हैं, समाज से, पेरेंट्स से, कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, बिकॉज अ वुमन इज़ द मदर टू द अर्थ। वो हमें जन्म देती है, आने वाले जनरेशन को जन्म देती है। अर्थ इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी मदर्ड बाय
विमेन। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सोचेंगे, समझेंगे, और अगर प्रेशर नहीं देंगे, दे विल स्माइल। इफ दे स्माइल, अर्थ विल स्माइल, एंड इफ अर्थ स्माइल्स, वी ऑल विल बी हैप्पी एंड स्माइलिंग। इसी सोच के साथ और इसी होप के साथ हम आज के एपिसोड को विराम देते हैं। जल्दी मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए नमस्ते। 21 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते विवाह संबंधित दबावों का सामना युवा पीढ़ी को करना पड़ता है। मैरिज प्रेशर के चलते कई बार युवक युवतियां गलत निर्णय ले लेते हैं। फलस्वरूप उनका जीवन नीरस, बोझिल और उत्साहहीन हो जाता है। राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी की तरह अपने परिवार से शादी के मसले पर निसंकोच होकर स्पष्ट बातें करें। कोई भी निर्णय शीघ्रता में ना लें। सोचें समझें कि हमें वैवाहिक जिंदगी जीना है अथवा ब्रह्मचारी रहना है। पालकों को भी चाहिए कि वह इस बात को समझें कि संतानों का जीवन केवल विवाह करने से ही सफल नहीं होता। जीवन के लिए उच्च और श्रेष्ठ उद्देश्य भी होने चाहिए। पालकों व बालकों में न केवल विवाह संबंधी बल्कि अन्य मसलों पर भी सही निर्णय लेने की क्षमता राजयोग के माध्यम से विकसित की जा सकती है, जो किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर निःशुल्क सीखा जा सकता है।